नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने पर आपके बीच में एक बार उपस्थित हूँ। आज इलेक्ट्रोहोपैथी पर कुछ खास चर्चा करने से पहले मैं अपने उन तमाम साथियों का एक बार फिर इस नवरात्रि व्रत में आभार व्यक्त कर दूं, जिन्होंने लगातार हमें सहयोग करते हुए हमारे पुस्तक की एडवांस बुकिंग में अपनी संख्या बढ़ाई है। और आज मैं इस संख्या को चेक कर रहा था कि हमारे कितने साथी इसमें आ चुके हैं, तो मैंने आज ये संख्या चेक की और इसमें हमारे 204 विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न स्थानों से हमारे चाहने वालों ने हमारी आगामी आने वाली पुस्तक के लिए अपनी एडवांस बुकिंग की है। बहुत से साथियों ने एडवांस बुकिंग की धनराशि से अधिक जो धनराशि भेजी है उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि वो मेरी सहयोग राशि है पुस्तक के विभिन्न कार्यों के लिए। तो मैं सबका एक आभार व्यक्त करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार पुनः आपको आवाहित करता हूं, को आमंत्रित करता हूं कि यदि एडवांस आपके फ़ोन में दिखाई ना पड़ रहा हो, यानी अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन में एडवांस बुक ग्रुप नहीं दिख रहा है और आपने मुझको धनराशि भेजी है, तो कृपया मुझे अविलंब सूचित कर दें, जिससे कि मैं अपने रिकॉर्ड कर लूँ और आपका नाम अपनी डायरी में भी नोट कर लूँ और अपने इस ग्रुप में भी जोड़ दूँ। क्योंकि ग्रुप और डायरी का मिलान करने पर कहीं ये ना हो जाए कि आप में से किसी साथी का नाम छूट जाए और आपसे आपकी डिमांड करें तो मैं रहूँ और आप भी असमंजस में रहें। इस नाते एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन साथियों के फ़ोन पर व्हाट्सएप में अगर एडवांस ग्रुप नहीं दिख रहा है और उन्होंने हमारे पास किताब के लिए अपना पैसा भेजा है, तो कृपया हमको फ़ोन कॉल के ज़रिए या अपने व्हाट्सएप के ज़रिए हमको लिख दें कि सर मेरा नाम छूट रहा है, तो मैं उस नाम को चेक कर लूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे चाहने वालों की कतार बड़ी लंबी हो गई है। अभी मात्र मुझे 3 मिनट 12 सेकंड हुए हैं आपके बीच आए हुए, और इसमें 25 से अधिक लोग इस समय लाइव पर हैं और बहुत से काम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। चूँकि आप सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं तो मुझे भी बेसब्री आपकी तोड़ करके आपके बीच आना पड़ता है। प्रकाश वाडे जी हैं, अरुण, गौतम गुप्ता जी हैं और अखंड सिंह जी हैं, प्रकाश वाडे जी हैं, मोहम्मद अफजल अंसारी जी आ चुके हैं, सत्येंद्र वर्मा जी आ चुके हैं, मुकेश खुंट जी आ चुके हैं, घानाराम जी आ चुके हैं। हमारे बहुत से साथी इस समय लाइन पर हैं और आप सबका डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा जी हैं, तारकेश्वर जी हैं, अमीश कुमार राजन जी हैं, मंगल बारगे जी भी आ चुके हैं, चंद्रशेखर शुक्ला जी आ चुके हैं, देवेंद्र कुमार जी आ चुके हैं। नमस्कार आप सबका। नवादा बिहार से देवेंद्र कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं, चंद्रशेखर शुक्ला जी बरेली से नमस्कार कर रहे हैं, महेश बौद्ध जी, राजेंद्र सिंह राठौर जी भी आ चुके हैं लाइन पर मथुरा से। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी लाइन पर आ जाएं, तब तक मैं कुछ शरद रावत जी भी आ चुके हैं। शरद जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपकी फोटो दिखी है। हेमंत खोबारगांडे जी भी हैं, राजेंद्र गरवारे जी भी आ चुके हैं, लक्ष्मी कुमारी भी आ चुकी हैं गुड़गांव से, नमस्ते। सौरभ साहू जी हैं, बीएल साहू दुर्ग से,
अखंड प्रताप श्रीवास्तव जी दोबारा आ चुके हैं नमस्कार करने के लिए, स्वागत कर रहे हैं हमारा। तो मैं समझता हूं कि अब 6 मिनट हो गए हैं, तो अब कुछ बातें शुरू की जाएं। टिकेश्वर बारगे जी भी आ चुके हैं, तो लगभग 50 साथी इस समय ऑनलाइन पर हो चुके हैं, तो अब मैं अपनी बात कर सकता हूं। एक बार पुनः जो साथी विलंब से आए हैं वो सुन लें कि यदि उनके फ़ोन पर एडवांस ग्रुप बुक का नहीं दिख रहा है और उन्होंने हमारे पास अपने बुक की एडवांस बुकिंग कर रखी है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो हमको हमारे फ़ोन कॉल्स पर या व्हाट्सएप के माध्यम से कि मैंने आपके पास बुकिंग की है और मेरा नाम एडवांस ग्रुप में नहीं दिख रहा है। हरकिशन सतपथे जी भी आ चुके हैं, रमेश चंद जी भी आ चुके हैं, मनोज कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं। तो आप सब कृपया अपने नाम रीचेक कर लें। और आज मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये मेरे बुक का आउट है जो लगभग निकल रहा है, यानी मेरी बुक प्रेस में टाइपिंग के लिए शुरू हो गई है और आज मुझे ये 5 चैप्टर्स प्रूफ देखने के लिए मिला है और मैं इसके प्रूफ को देख रहा हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि वास्तव में जो लोग किताब लिखते हैं, या तो किताबों को बड़े आसानी से अगर उस तरह लिखा जाए कि किसी की किताब उठा करके किसी की नकल करके अपने नाम को डाल के दे दिया जाए तो किताब बड़ी आसानी से छप जाती है। लेकिन एक बार मैं इस मोटी डायरी को एक बार इसमें लिख रहा हूं, फिर टाइप करवा रहा हूं, टाइप करवाने के बाद उसका प्रूफ देखना, फिर एक एक स्पेलिंग को चेक करना, फिर उसके चैप्टर वाइज को उसकी सेटिंग, उसके डायग्राम को सेट करना और फिर उसकी डिजाइन बनवाना, ये सारा काम वास्तव में बहुत ही लेंदी और बहुत वाला है। मैं आप लोगों के जाल में फंस गया। आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, इतना मुझसे लगाव दिया कि आप लोगों की मांग थी कि मैं पुस्तक लिखूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वास्तव में ये बहुत कठिन कार्य है और मैं कौन सा व्रत ले लिया, मैं से पूरा कर दूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा श्रेष्ठकर काम होगा। इलेक्ट्रोहोपैथी नाम से हमारे एक साथी इसमें लिख रहे हैं और सुधीर मिश्रा जी लिख रहे हैं, सेवा अस्थमा थायराइड हर्ट पर ये जानना चाह रहे हैं कुछ, मस्ट बी फाउंड सुधीर मिश्रा जी, संभवतः आप अभी हमसे पहली बार जुड़े हैं। संजय रांची से जुड़ चुके हैं। महेश दवे जी भी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी की बात को सुना और आप मुझसे अभी जुड़े हैं। मेरे सभी वीडियो सुने और फिर उस पर कुछ कमेंट्स करें। सिंह जी भी आ चुके हैं, सैल्यूट कर रहे हैं मुझे उनका सैल्यूट स्वीकार है। डॉक्टर एस के यादव जी भी आ चुके हैं लाइन पर। रॉबिन प्रताप सिंह जी, बड़ी देर बाद आए हैं आप। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने अनुरोध किया मेरे लेक्चर को सुनने के बाद और मुझे पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया। मैंने पुस्तक लिखना आरंभ किया, आपने बुकिंग शुरू कर दिया। आपने बुकिंग शुरू कर दिया तो मैं आपसे बंध गया, तो मुझे एक कार्य पूरा ही करना था। मैं लगा भी हूं। अभी मैंने आधे बुक को प्रेस को दिया है और प्रेस ने जो मैंने उनको लगभग 175 पेज अपने हिसाब से, जो प्रेस के लगभग 400 पेज जाएगा, तो 400 पेज में से लगभग 200 पेज आज टाइप हो चुके हैं और मैं उसका प्रूफ देख रहा हूं। अब मुझे कम से कम 1 सप्ताह उन 200 पेज के प्रूफ को देखने में लगेगा, क्योंकि आपके लिए किताब पहली बार मैं लिख रहा हूं
और पहली बार मुझे हो सकता है मैं इस बात को अपनी पुस्तक के पहले पृष्ठ पर लिखूंगा। आज भी आपसे बता दूं कि हो सकता है पहली पुस्तक में या फर्स्ट एडिशन में कुछ गलतियां स्वाभाविक हैं, या तो मेरे अति उत्साह के कारण, या आपके अति उत्साह के मांग के कारण, या ये हो सकता है और प्रेस के कम्युनिकेशन में कहीं पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए। तो पहली बार अगर कुछ गलतियां होती हैं, समझता हूं कि आप सब के लिए मुझे क्षमा भी करेंगे। और प्रयास है कि मैं इसको 11 जनवरी को लॉन्च कर दूं। अभी तक तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं इसको 11 जनवरी को लॉन्च करूं, इसकी पुस्तक को, और आपको जनवरी माह में मैं कुरियर से या पार्सल से आप तक पहुंचा सकूं। बाकी तो ऊपर वाला जाने समय कितना लगेगा प्रेस में और कैसे हम इसको मेंटेन करेंगे। फिलहाल मैं आपके बीच अब अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, चूंकि अब तमाम लोग आ चुके हैं, सबके प्रणाम मुझे स्वीकार हैं। गुप्ता जी लिख रहे हैं आपका फार्मूला बहुत सही है, प्रैक्टिस इजी हो रही है। सर जी आज साउंड कम आ रही है। साउंड कम क्यों आ रही है भाई? साउंड तो फिलहाल फुल है। साउंड तो पूरा आ रहा है, साउंड आपके कम क्यों आ रही है मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। जरा अपने फोन को सर जी चेक करिए। साउंड का तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, साउंड आ रही है। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूं एक बार। अब साउंड आपको कैसी आ रही है? हो सकता है आपके फ़ोन में कभी कभी ऐसा होता है कि साउंड के सिस्टम सेट नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिलहाल साउंड ठीक है। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, नीतेश वावले। देखिए महेश जी लिख रहे हैं कि आवाज़ उनको ठीक लग रही है। शरद जी अपना सेट चेक कर लीजिए, चलिए बाद में आवाज़ तेज करके सुन लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में एक कॉमन प्रॉब्लम जो आपको मिलती है आमतौर से रोगियों में, खास करके बच्चों में। हमारे एक साथी लिख रहे हैं अजय कुमार, सर जी आप जाल में नहीं फंसे बल्कि एक उद्धारक के रूप में हम लोगों को मिले हैं। अब आप सब के कमेंट्स पूरा विश्व पढ़ता है, मेरी आवाज, मेरी बात पूरा देश, पूरा विश्व सुनता है। और अब आपने महसूस किया होगा, आप सब ने, पिछले लगभग 1.5 महीनों से आलोचकों बंद हो चुके हैं, और इससे यह लग रहा है अब हमारी ट्रेन बिल्कुल सटीक ट्रेन पर चल रही है, पटरी पर चल रही है, और हम अपने लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। जी कह रहे हैं कि आपकी ये पुस्तक 11 जनवरी पे श्रद्धेय मैटी जी को सच्चे श्रद्धा सुमन होगा। जी हाँ राठौर साहब, प्रयास तो मेरा यही है, लेकिन अब अगर कोई अन्यथा ना आए तो मैं समझ सकता हूं कि मेरा प्रयास है कि मैं 11 जनवरी तक इसको कवर करूं। और अगर ना भी कवर कर पाऊंगा, मान लीजिए कोई दिक्कत आ ही या इसको ना तैयार कर पाऊं, तो भी इस पुस्तक का लॉन्च, जिसको कहते हैं प्री विमोचन, पूर्व विमोचन, मैं इसके कवर को ही करवा दूंगा ताकि एक ऑफिशियल फॉर्मर हो जाए। हो सकता है भाई दबे कोई तो भी जनवरी में पुस्तक मैं आपको दूंगा। एक कॉमन रोग है इंटेस्टिनियल वॉर्म का, पर बड़ी डिमांड आपकी आई। पेट में वार्म की कीड़े हो जाना, इस पर चर्चा की जाए। अब देखिए, छोटे बच्चों में
आमतौर से छोटे बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं। गांव में बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं, शहरों में थोड़ा सा साफ सफाई ज़्यादा होती है, फिर भी बच्चे फर्श पर सरकते हुए घूमते हुए चलते हैं। बच्चा ज़मीन से कुछ उठा करके खा लेता है। गांव में बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, शहरों में बच्चे दीवार वगैरह काटने लगते हैं। और इस तरीके से जब हम स्वच्छता के विपरीत, ये बच्चों में हमारे आप में भी है, कि जब हम गंदे हाथों से कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उस भोज्य पदार्थ में कहीं पर भी हमको वार्म के अंडे या एग्स, जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, ये उस पर लगे होते हैं और हम उसको खा, वो हमारे आहार नाल में, स्टमक में, एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के अपने अंडों में वृद्धि करता। वृद्धि करने के बाद एग्स हमारे आहार नाल में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और संख्या बढ़ाने के बाद हमारे इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको ये कुतर कुतर के खाते हैं और वहाँ से हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जिनको पच करके हमारे इंटेस्टाइन के ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होना चाहिए, जो फूड मटेरियल्स होते हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे ब्लड कैपिलरीज में न जा करके उसमें से अधिकतर पार्ट, वो जो हमारे अंदर इंटेस्टाइन वार्म बड़े होते हैं, उनके पेट में चला जाता है। फिर ये तैरते हुए आगे बढ़ते हुए हमारे एनस तक पहुंच जाते हैं। एनस से कभी कभी ये मल पदार्थों के साथ बाहर भी निकलते हैं और कभी कभी एनस के आसपास चिपटे रहते हैं। इनके छोटे छोटे जो लार्वा होते हैं, जिससे एनस में खुजली होती है, जलन होती है और दर्द भी हो कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से, और विशेष करके कॉन्स्टिपेशन इसमें या कब्ज बना रहता है, भूख कम लगती है, बच्चे का चेहरा पीला पड़ जाता है, बच्चा दूध नहीं पीता है, बच्चा मचलता है, भोजन नहीं करता है, जी मचलाता है, वोमिटिंग करने के लिए दौड़ता है। ये तमाम कारण हो सकते हैं, तमाम तरह के लक्षण होते हैं। अगर पेशाब बच्चा करता है तो ज़मीन पर सफ़ेद रंग के चूने की तरह एक लक्षण दिखाई पड़ता है। ये बड़ों में भी होता है और बच्चों में है। नाक के आसपास भी खुजली बढ़ जाती है, नाक में दाने निकल आते हैं। इंटेस्टाइन में वार्म होने पर गले में खराश होती है, गले में भी लगता है कि कुछ फंस रहा है, गले में कुछ आसपास के तालू में भी दाने निकल आते हैं। ये तमाम तरीके के, और कभी कभी रोगी रात में सोते सोते चौंक जाता है, रात में सोते समय दांत किटकिटाने लगता है, आवाज़ दांत की आने लगती है, ओंठ सूख जाया करते हैं बार बार, ओंठ लगता है कि जैसे प्यास हमेशा बनी हुई है। मल त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है स्टूल पास करने की, वो अनियमित हो जाती, इर्रेगुलर हो जाती, रेगुलर होने के बजाय। आंखों के नीचे एक कालापन यहाँ पर चारों ओर लग, जो अगर इस तरह का क्रीम उनके पेट में है तो बड़ों में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर बार बार पेट के बल सोना चाहता है, बच्चे के पेट में ऐंठन होती, मरोड़ होती है और बच्चा बार बार सोते समय पेट के बल सोता है, तो ये मान के चलिए कि उसके पेट जरूर हैं, उसके पेट में वार्म जरूर हैं। ये तमाम कारण हैं जो वार्म के लक्षण हमें बताते हैं। और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर यही हमारा बदल जाता है हृदय के रोग में, पेट के फूलने में, हमारा लीवर सब डैमेज होने लगता है। वार्म अगर अधिक दिनों तक हमारे शरीर में रह गया तो, क्योंकि वो बार बार हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर ही चलता है, अगर लंग्स पर भी आक्रमण कर सकता है। का रिएक्शन देखने को मिला है। तो फिर हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर से माध्यम से वो अगर हमारे लीवर तक प्रवेश कर गया है तो लीवर की कोशिकाओं को भी डैमेज करेगा, तो आरबीसी का बनना भी कम होगा, शरीर में आएगा, हीमोग्लोबिन की कमी होती चली जाएगी, एक से दूसरे कारण जुड़ते चले हैं। और हमें दवा से पहले जब ये लक्षण पता चले कि बच्चे के पेट में या जवान के पेट में या किसी पुरुष या महिला के पेट में कीड़े के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, वार्म्स के लक्षण, वार्म्स के सिम्टम्स उसके शरीर में लग रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी स्वच्छ
देना है। ये आज हम कोरोना से बचने के लिए 20 सेकंड तक हाथों को धुलने की बात करते हैं, जबकि हमारे पुराण शास्त्र और विभिन्न प्रकार के मेडिकल एथिक्स आज से नहीं हमेशा साफ सुथरा रहने की सलाह देते हैं, और हमको स्वयं ही साफ रहेंगे जितने स्वस्थ रहेंगे। और विशेष करके चूंकि हाथ एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भोजन, हाथ से हम चेहरे को भी पोंछते हैं, हाथ से हम अपने तमाम घरेलू कार्य करते हैं, शौच का कार्य भी हाथ से ही किया जाता है। तो ऐसी दशा में हमको हाथों की स्वच्छता और अपने भोजन की स्वच्छता दोनों बराबर ध्यान करना पड़ेगा। दिमाग में पहुंचे कीड़े जिनकी वजह से दौरे पड़ने लगते हैं, अगर हो सके तो इसी क्लास में इस पर भी बताने की कृपा करें। जी जी, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं जब ये एस्कैरिस या अन्य प्रकार के जो वार्म्स होते हैं, जिन्हें हम कई वैरायटी में बांट सकते हैं, एक राउंड वार्म होता है और एक आपका थ्रेड वार्म होता है, कई प्रकार के वार्म हैं जो मैं अपनी पुस्तक में लिख रहा हूं। तो ये जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये हमारे ब्लड कैपिलरीज से हमारे माइंड की ओर चढ़ते हैं, और मस्तिष्क में चढ़ने पर जब ये मस्तिष्क पर कवर करते हैं जाकर के, मस्तिष्क में इनके एक फैल जाते हैं, तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये ब्रेक करते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेक करने से मिर्गी का आना, चक्कर आना, वोमिटिंग का होना, और एक तरीके का सर दर्द बना रहना, आंखों पर भारीपन रहना, चेहरे पर भारीपन रहना, भूख का बिल्कुल नहीं लगना, ये तमाम लक्षण, और आंखों के सामने अंधेरा छाना, व्यक्ति उठता है तो लगता है हम गिर जाएंगे, ये तमाम कारण इसमें वर्म के द्वारा ही आते हैं। और अगर हम चर्चा कर लें कि हम अगर ऐसी दशा में हमको वर्म के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो साफ सफाई के बाद फिर नंबर आता है चिकित्सा। तो चिकित्सा जब रोगी आपके पास आता है तो अब आपको देखना यह है कि ये वार्म्स हमारे शरीर में, चंद्रशेखर जी पूछ रहे हैं कि ये वार्म्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वार्म्स में मैंने प्रकार बताया आपको, राउंड हुक वार्म, राउंड वार्म, थ्रेड वार्म और एस्कैरिस का होना, और इनके एक्स होते हैं। बाद में ये एक्स जाकर के हमारे आहार नाल में बड़े होते हैं, फिर वहीं पर उनका लार्वा बनता है, लार्वा से इनका कभी लार्वा हमारे मल पदार्थों के साथ बाहर निकल जाते हैं, फिर हमारे के माध्यम से खेतों से खोदे गए आलू, प्याज, लहसुन माध्यम से हैं, गाजर, मूली, तमाम ऐसे बारीक छेद वाले खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, जिनके माध्यम से आ जाते हैं। या बिना धुले हमने कोई साग सब्जी बना लिया, उससे आ गए। चावल हमने नहीं धुला, चावल में भी कहीं, चूंकि इनके जो एक्स होते हैं कि कहीं भी चिपक सकते हैं, आपके मेज कुर्सी पर भी चिपके रहते हैं, उड़ करके धूल में चलते हैं, तो इस नाते इनका इन्फेक्शन बहुत तेज होता है। तो अब आइए चिकित्सा की बात करते हैं। अब एस्कैरिस चूंकि हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में निवास करता है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी में वर्म ग्रुप, वर्मीफ्यूगो जिसे आप कहते हैं, ये आपके में यानी वर1 और वर2, एक्यूट केस में हम वर1 याद करते हैं और क्रॉनिक केस में वर2 याद करते हैं। लेकिन उसके पहले हमको एक्सक्रेटरी सिस्टम को ठोस करना पड़ेगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम की कार्यप्रणाली को तेज करना पड़ेगा, और इस कार्यप्रणाली को तेज करने के लिए हमको चुनाव करना पड़ेगा L3 का। L3 प्लस S10 प्लस वर2, ये तीन दवाइयां आपकी। अब इन तीनों दवाइयों का कार्य तेज करने के लिए और वार्म की निष्क्रियता को कम करने के लिए हमें RE देना पड़ेगा। RE, रेड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इसलिए देना पड़ेगा कि हमारे इंटेस्टाइन की जो सकिंग की प्रोसेस है, जहां से फूड मटेरियल सक किए जाते हैं, जब वहां पर वार्म का सक कम करेंगे, हमारे इंटेस्टाइन की सक्रियता बढ़ाएंगे RE जा करके, तो वहां पे वार्म जो अंदर है उसकी सक्रियता कम होगी, और वो L3 और S10 देने से और वर2 देने से वो मल पदार्थों के साथ बाहर निकलने को बाध्य हो जाएगा। यानी आपको देना है L3, S10, वर2, ये पहली दवा बनी।
जिसमें प्लस आपको आरई देना है। अब डोज क्या देनी है? डोज आपको देनी है 30-30 बूंद एक्यूट केस में, और अगर क्रॉनिक केस आया है, पुराना है उसको, तो फिर आप वहां पे 20-20 बूंद देंगे 30 ml में। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे कुछ नए साथी या जो आपकी बुकिंग किए हुए हैं, उनको हमारे इस बुक में दवा को समझने में पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनको हमारे पहले पढ़ने पड़ेंगे जो मैं किताब में लिखे हूँ। क्योंकि जैसे मैंने लिखा रोग के लक्षण और लक्षण के बाद की चिकित्सा, तो चिकित्सा मैंने लिखा कि जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कि मैं आपको वार्म लिख रहा हूँ, जैसे मैं वार्म के बारे में लिख रहा हूँ, तो वार्म में मैंने लिखा L3 S10 प्लस VAR2 प्लस RE, और आगे लिख दिया हमने 30-30 बूंद दिन में 4 बार। अब आपकी समझ में आएगा कि 30-30 बूंद इन्होंने 4 बार लिख दिया, ये D3 है कि D4 है कि 1000वां डायल्यूशन है कि 17वां डायल्यूशन है। यानी जो लोग डायल्यूशन और टेम्परामेंट के चक्कर में पॉजिटिव निगेटिव में होंगे, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरी बुक से अभी भी बनेगा। इस कि टेम्परामेंट, डायल्यूशन और पॉजिटिव और निगेटिव को अलग हटा के रख, इनका इलेक्ट्रोहोमोपैथी से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की दवा देने के लिए आपको अपने दिमाग, रोगी की शिकायत और रोगी की शिकायत पर अंगों को तलाश करके अपने D3 से आपको दवा करनी है, जो आपने 450 ml की बोतल बना रखी है, उससे आप निकाल करके रोगी के 30 ml के डिस्टिल वाटर में रोगी को देना है। तो चलिए मैंने आपको बताया कि 30-30 ड्रॉप आपको एक्यूट केस में, क्रॉनिक केस में आपको 20 ड्रॉप देना है। तो सभी दवाओं के 30-30 ड्रॉप आप 30 ml में पहले डाल दीजिए, फिर उसके बाद डिस्टिल वाटर डाल दीजिए। पहले दवा डाला करिए, फिर जितना स्पेस बचे उसमें आप डिस्टिल वाटर डालिए। फिर रोगी से कहिए कि अब इसमें से आप 1-1 चम्मच या 20-20 या 30-30 बूंद, जिस तरह का रोगी आपके सामने हो, छोटा बच्चा है तो कम डोज, बड़ा आदमी है तो ज़्यादा डोज, उसको 3 बार 4 बार, अधिकतम इलेक्ट्रोहोमोपैथिक दवाओं को 6 बार हम प्रयोग कराते हैं, बहुत गंभीर रोगों में। नहीं तो सामान्य रोगों में हम 4 बार तक का प्रयोग कराते हैं। और इस तरीके से जब आप देंगे तो आपका रोगी ठीक रहेगा। अब इसमें दूसरी हमको देनी पड़ेगी। दूसरी दवा क्या देनी है? स्वाभाविक है कि अगर आप मेरे फार्मूले पे चल रहे हैं तो दूसरी दवा यहां पर CNS होगी। CNS चूंकि रोगी बार बार परेशान है, चाहे वो एक्यूट का है चाहे क्रॉनिक का है, बार बार उसको एनस में खुजली होगी, उसका हाथ बार बार एनस की तरफ जाएगा, आंख में खुजलाहट होगी, नाक में खुजलाहट होगी, दिमाग में उसके उलझन होगी, तो CNS तो आपको देने देना है कि रोग से उसका ध्यान हटे। अब CNS के साथ आप S1 जोड़ दीजिए। S1 उसको बॉडी में फिलअप करेगा, जितना वार्म या एस्कैरिस पेट में उसके आहार नाल में अंदर बैठे हुए जो उसके भोज पदार्थों का सेवन कर रहा है, उसका फीडबैक S1 करेगा। इस नाते CNS प्लस S1 दो दवाएं आपको 10-10 सुबह शाम भोजन के 15 मिनट पहले आपको पिलानी होगी। तो फिर से आप नोट कर लें कि आपकी पहली दवा होगी L3, S10, VAR2, और दूसरी दवा आपकी होगी S1 और CNS, दोनों की 10-10 ड्रॉप सुबह शाम भोजन से पहले। ये दवाएं आप किसी भी प्रकार के वार्म के लिए, अब वार्म के टाइप जितने भी प्रकार के हों, वार्म का नुकसान चाहे जितने प्रकार का हो, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में मेडिसिन का सिलेक्शन एक बार किया जाता है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी मैंने आपको बताया कि फीवर चाहे जिस प्रकार का हो, फीवर की दवा एक होगी, चोट चाहे जिस प्रकार की लगी हो, सूजन चाहे जिस प्रकार का हो, दवा एक प्रकार की चलेगी। इसी तरीके से आपके लीवर में चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो जॉन्डिस हो, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, एक साइज की चलेगी, क्योंकि हम ऑर्गन की दवा यहाँ पे हम एस्कैरिस से या वार्म से अफेक्टेड ऑर्गन का सिलेक्शन कर रहे हैं। ऑर्गन के सिलेक्शन में हमने देखा कि पूरा एक्सक्रेटरी कैनाल, हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है, इस नाते हमने L3 चुन लिया। हमने देखा कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एस्कैरिस या वार्म ज़्यादा रहते हैं, तो हमने VAR2 चुन लिया। हमने ये देखा कि इनके कार्यों को बढ़ाना है, तो हमने RE का चुनाव कर लिया। हमने देखा कि इनकी फीडअप करना है, एनर्जी बूस्ट करना है, तो हमने S1 का चुनाव कर लिया। और दिमाग से रोग को हटाना है, इस नाते हमने CNS का चुनाव कर लिया। तो जब आप इस तरह चुनाव करते हैं तो आप रोग के नाम से चुनाव नहीं करते। रोग तो सिर्फ अंग्रेजी किताबों की एक देन है कि आपको विभिन्न प्रकार के नाम दे दिया कि आप इस नाम से, और एक नाम से मिलते जुलते स्पेलिंग जरा सा हेर फेर हो जाता तो रोग बदल जाता है, लेकिन ऑर्गन नहीं बदलेगा, अंग नहीं बदलेगा, दवाएं नहीं बदलेंगी। इस नाते इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आपको रोगी की शिकायत के साथ
आपको चुनना होगा अंग, और अंग के चुनने के बाद अंगों की दवाएं। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक अच्छे चिकित्सक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। तो जो साथी बहुत देर में आए हैं, हालांकि आज बहुत से लोग ऑनलाइन हैं, और मैं इस बात से काफ़ी प्रभावित हूं कि आप सब मेरी प्रतीक्षा बिल्कुल बेसब्री से करते हैं, और शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी संख्या में आ जाते हैं। इस समय लगभग 75 लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नाम लेने में बहुत ही समय जाएगा, और नाम आपके जल्दी जल्दी चले भी जाते हैं। एक कृप भाई शास्त्री जी हमको प्रणाम कर रहे हैं, तरणी प्रसाद जी भी आ चुके हैं, बाहुबली जी भी आ चुके हैं। आज बहुत दिन बाद बाहुबली जी दिखाई पड़े हैं। रामकिशोर जी भी लाइन पर हैं, रामकिशोर सिंह जी हमारे क्लास को वेरी नाइस कह रहे हैं। डॉक्टर धर्मराज यादव जी भी आज हैं। मालेश पूजर जी भी आज बहुत दिन बाद लाइन पर दिखे हैं। और अली रिजवान जी लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस होम्योपैथी से इजी है क्या सर? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैंने एक दिन सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि मुझे दुनिया में सबसे कठिन पैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लगती है, और आज आपने उल्टा लिख दिया। आपने लिखा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस क्या होम्योपैथी से आसान है? मैं तो समझता हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वास्तव में दुनिया की सबसे कठिन और सबसे आसान पैथी है। जिनको समझ में आ जाए उनके लिए बहुत आसान है, और जिनको समझ में ना आए उनके लिए सबसे कठिन पैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही। चलिए एक बार फिर मैं अपने उन तमाम साथियों का अभिवादन कर लूं जो बहुत देर में आए हैं, और एक बार आपसे अनुरोध कर लूं कि जिनके नाम एडवांस ग्रुप में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने हमको अपना एडवांस पैसा भेजा है, कृपया वो अपने नाम हमको हमारे फ़ोन कॉल्स पर या व्हाट्सएप के जरिए लिख दें। राजेंद्र प्रसाद जी लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आपने सरल किया कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। चलिए, आपको आसान लग रहा है तो मेरा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ सफल कर रहा हूँ। हमारे तमाम साथी इस बात कहते हैं, सीनियर साथी, कि अब आपको क्लास बंद कर देना चाहिए। अब आपने शतक पूरा कर लिया है, अब लोगों को इसमें समझने दीजिए, पढ़ने दीजिए और प्रैक्टिस करने दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरे साथियों की डिमांड है कि मैं अभी उनके बीच बना रहूं। तो उन्होंने कहा जब आप पुस्तक लिख ही रहे हैं और पुस्तक में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी तो क्लास में ही बताते रहेंगे तो पुस्तक का महत्व क्या रह जाएगा। तो मैंने उनको फिर समझाया कि नहीं, पुस्तक तो एक मीडिया है उनके बगल में रहने का, जब कभी सोते जागते उनको जरूरत पड़े तो पुस्तक पलट लें। लेकिन ये जो क्लास में ले रहा हूँ, इससे मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े सीख रहे हैं, और उनको भी लग रहा है कि मैं उनके साथ लगातार जुड़ा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आपके बीच बने रहने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आगे अगर कोई ऐसी विडंबना नहीं आई तो मैं आपके बीच में अभी ये क्लास जारी रखूँगा। आज क्लास नंबर 110 में मैं आपसे अब विदा लूँगा। आप सबका बहुत बहुत चलने से पहले नए साथी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9793252355 97932355, और हमारा यही कॉलिंग नंबर भी है, यही व्हाट्सएप नंबर भी है। जो नए साथी हैं जो बार बार हमारा नंबर मांगते हैं वो कृपया नोट कर लें कि हमारा 9793252355। आप सबसे आज के इस क्लास के लिए आप सब ने मुझे सुना, आप सब मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। एस के भी आ चुके हैं, विजय सिंह भी हैं, और कैलाश चंद जी भी हैं, रमेश चंद जी भी हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डॉक्टर मोहम्मद आसिद अंसारी जी भी आ चुके हैं। आप सब जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, ऐसा नहीं कि वो मेरे प्रिय नहीं हैं, चूंकि